Good morning, students. I hope you all are doing great. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी, उसकी ब्लॉक 1 की यूनिट 1 विच इज़ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ साइकोपैथोलॉजी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि ये वाला वीडियो आने में काफ़ी टाइम लग गया. इससे पहले का जो वीडियो था वो बहुत टाइम पहले आ चुका है. सो विद दिस अपॉलॉजी लेट अस स्टार्ट विद द टॉपिक ऑफ टुडेज क्लास. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने सिगमंड फ्रॉइड की साइको एनालिटिक अप्रोच शुरू कर दी थी. ओके, एंड हमने ये पढ़ा था कि साइको एनालिटिक अप्रोच के 5 कोर एलिमेंट्स हैं विच आर mental structures, then your level of consciousness, stages of psychosexual development, anxiety and defense mechanisms, and then your psychoanalytic therapy. Okay, and इनमें से 2 हम already कर चुके हैं which is mental structures and level of consciousness के बारे में, और आज हम अपना करेंगे 3rd core element which is stages of psychosexual development. ओके, ये शुरू करने से पहले मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी कि ये वाला टॉपिक, ये वाला कोर एलिमेंट शुरू करने से पहले जो 2 हमने कोर एलिमेंट किए हैं, एनालिसिस ऑफ मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड योर लेवल्स ऑफ कॉन्शियसनेस, वो आपको अच्छे से आने चाहिए. ओके, सो इन केस अगर आपने वो नहीं किए हैं तो वो आप प्रीवियस वीडियोस देख लें एक बारी, वो अच्छे से एक बारी कर लें, आपको याद हो उन चीज़ों के बारे में, देन हम आप ये वाला वीडियो फॉलो कर सकते हैं. इनफैक्ट अगर आपको सिगमंड फ्रॉइड, आप कि सिगमंड फ्रॉइड के बारे में काफ़ी है आपके सिलेबस में, एंड इन जनरल ऑल्सो साइकोलॉजी हैज़ मच मोर पोर्शन ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. सो उनके बारे में, उनकी स्टडीज़ को अच्छे से समझने के लिए ये जो मेंटल स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस है, इसको अच्छे से दिमाग में बिठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे की सारी चीज़ें उनकी इसी चीज़ से बिल्ड होती हैं. अगर आपको आईडी, ईगो, सुपर ईगो के बारे में अच्छे से कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, या फिर जो आपके कॉन्शियसनेस के लेवल्स हैं लाइक अनकॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस लेवल्स, वो अगर अच्छे से क्लियर नहीं होंगे तो वो आगे जिस भी चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे वो आपको कोरिलेट करने में थोड़ा इशू आएगा. सो इसलिए मेरा सजेशन यही है कि आप पहले उन दोनों कोर एलिमेंट्स को, मेंटल स्ट्रक्चर्स एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को बहुत अच्छे से समझ लें, एंड देन आप इस वाले पॉइंट पे आएँ. ठीक है, सो अभी मैं ये मान के चलती हूँ कि ये आपको आता है तो हम आगे इस टॉपिक की आज शुरुआत करते हैं. ठीक है, सो हमने जो कोर एलिमेंट्स हैं वो रिप्रेजेंट किए थे अपने ABCDE से 5 कोर एलिमेंट्स, एंड A एंड B हम कर चुके हैं. आज हम करेंगे कोर एलिमेंट C. ठीक, विच इज स्टेजेस ऑफ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट. ओके, अब इसमें एक बात ये कि ये जो भी टॉपिक है ये सिगमंड फ्रॉइड के द्वारा दिया गया टॉपिक है जो हम पढ़ रहे हैं. ठीक है, तो ये जो सारी फाइंडिंग्स, सारी स्टडीज जो हम पढ़ेंगे इस टॉपिक में, दे आर द फाइंडिंग्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. तो उनके बाद में ऐसा नहीं है कि ये 100% एक्सेप्टेड या वैलिड है, क्योंकि बाद में कुछ क्रिटिक्स भी हुए इन चीज़ों को लेके, एंड वो थोड़े बहुत हैं आपके सिलेबस में जो हम यूनिट के एंड में पढ़ेंगे. बट जस्ट रिमेंबर कि दीज आर द फाइंडिंग्स और दीज आर द व्यू पॉइंट्स ऑफ सिगमंड फ्रॉइड. ठीक, सो यस, तो इन्होंने क्या बोला कि हमारी जो चाइल्डहुड होती है उसमें हम कुछ साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट से गुजरते हैं, और वो टोटल 5 स्टेजेस होती हैं हमारी लाइफ में, हर किसी की लाइफ में, सिंस बर्थ. ओके, अगर वो 5 की 5 स्टेजेस हमने बहुत अच्छे से थ्रू कर ली, पास कर ली, तो हम एक बहुत अच्छे अडल्टहुड में
आते हैं, ठीक है, हम एक हेल्दी अडल्ट बनते हैं। लेकिन अगर उन 5 स्टेजेस में से किसी भी स्टेज में या मोर देन 1 स्टेज में भी अगर हमारा ढंग से वो पास थ्रू नहीं होती है, कुछ ना कुछ उसमें रह जाता है, तो हम वहाँ स्टक हो जाते हैं एंड वो चीज़ हमारी अनरिजॉल्व रह जाती है, जिसकी वजह से उसका जो रिफ्लेक्शन है वो हमारी अडल्ट लाइफ में देखने को मिलता है, ठीक। और ये रिफ्लेक्शन अडल्ट लाइफ में किस रूप में देखने को मिलता है? ये हो सकता है कुछ स्टीरियोटाइप के बिहेवियर्स किसी अडल्ट में, या फिर उसको कोई साइकोपैथोलॉजिकल इशू भी हो सकता है। तो इस तरीके से ये अडल्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है। अगर इन 5 में से कोई भी एक स्टेज या मोर देन 1 स्टेज अगर आपकी अनरिजॉल्व रह जाती है, अच्छे से क्रॉस नहीं होती है, तो इसलिए एक सक्सेसफुल या एक कह सकते हैं कि हेल्दी पर्सन, अगर हेल्दी अडल्ट लाइफ चाहिए तो उसके लिए ये 5 स्टेजेस को बहुत अच्छे से हमें पास करना होगा, ऐसा कहना था सिगमंड फ्रॉइड का। अब देखते हैं कि ये 5 स्टेजेस कौन सी हैं जिसकी इन्होंने बात की है। ओके, सो 5 stages. अब फर्स्ट स्टेज थी ओरल स्टेज, सेकंड है एनल स्टेज, थर्ड इज फैलिक स्टेज, fourth is latency stage, and 5th is genital stage. ओके, अब अगर ये स्टेजेस हमारे लाइफ ड्यूरिंग हमारे चाइल्डहुड हैं, तो ऑफ कोर्स उसका कोई ड्यूरेशन भी होगा कि कितने से कितनी एज में कौन सी स्टेज आई, राइट। सो यहाँ पे हम इसका एज ग्रुप लिख लेते हैं, एज कौन सी से कौन सी एज में कौन सी स्टेज आती है। तो उन्होंने बोला कि ओरल स्टेज जो है ये आती है आपकी बर्थ से 2 साल तक, 2 years। देन एनल स्टेज होती है आपकी 2 to 3 years। फैलिक स्टेज आती है 3 to 5 years। लेटेंसी आती है 5 to 12 years। एंड देन जेनिटल स्टेज आती है 12 years से लेके बियॉन्ड, ठीक है, या यू कैन से ऑनवर्ड्स। उसके बाद ये शुरू हो जाती है एंड थ्रू आउट द लाइफ रहती है, ठीक है। अब ये तो हो गई 5 स्टेजेस जो उन्होंने बोली कि ये होती है हमारी 5 स्टेजेस। इनको हर स्टेज को हमें सक्सेसफुली पार करना होता है, अदरवाइज कोई ना कोई इशू अडल्ट लाइफ में रिफ्लेक्ट होता है, ठीक। अब सक्सेसफुली उस चीज़ को पार करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि है क्या, रिक्वायरमेंट क्या है उस पर्टिकुलर स्टेज की, राइट। वो कहना क्या चाह रहे हैं कि क्या होता है हर स्टेज में। सो अब उस चीज़ को समझते हैं। ये तो स्टेजेस के नाम हो गए। अब जब हमने आईडी, ईगो, सुपर ईगो के बारे में पढ़ा, तब हमने आईडी के बारे में एक चीज़ पढ़ी थी कि आईडी जो है वो एक रिजर्वॉयर है अनऑर्गेनाइज्ड डिजायर्स, विशेस का, राइट। वहाँ पे कुछ भी लॉजिक से नहीं होता है, राइट। आईडी में जो भी मतलब नेचुरल तरीके से जो भी है, एकदम रॉ फॉर्म में आपके अनऑर्गेनाइज्ड रिजर्वॉयर रहता है। और वहाँ पे जो एनर्जी होती है उस एनर्जी को बोलते हैं लिबिडो, ठीक। एंड लिबिडो एनर्जी इज मेंट फॉर सर्वाइवल एंड सेक्सुअल इंस्टिंक्ट। तो यहाँ पे जो सिगमंड फ्रॉइड ने बात की है, ये जो 5 स्टेजेस हैं वो मेनली इनका जो अंडरलाइंग एक कंसेप्ट है वो आईडी से है, ठीक है। एंड आईडी में भी पर्टिकुलरली ही इज टॉकिंग अबाउट द लिबिडो एनर्जी, ठीक है, दिस वन। सो सिगमंड फ्रॉइड
ने बताया कि हमारी आईडी में लिबिडो एनर्जी होती है एंड वो इन 5 स्टेजेस में बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में होती है। ठीक, अब हमने पढ़ा था कि आईडी जो है उसमें जो भी विशेस होती हैं, जो भी डिजायर्स होती हैं, जो भी नीड्स होती हैं, वो बिल्कुल अनचेक्ड फॉर्म में होती हैं, राइट। एंड हमारी आईडी की कोशिश ये रहती है कि मेरी कोई भी विश है, कोई भी डिजायर है, इट शुड गेट फुलफिल्ड, ओके। लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए कौन आता है? सुपर ईगो। सुपर ईगो आपका होता है ड्रिवन बाय वैल्यूज, एथिक्स, मॉरल्स, राइट। वो कब आता है? जब हम पेरेंट्स के, कल्चर के, टीचर्स के कांटेक्ट में रहते हैं, तब हमारी सुपर ईगो डेवलप होनी शुरू होती है। एंड सुपर ईगो उस चीज़ को चेक करती है कि ये सब जो है बहुत ज़्यादा हो रहा है, आईडी की डिमांड्स, एंड वी शुड सप्रेस इट। एंड ये जो होता है ये बहुत हाई लेवल का सप्रेस करना चाहता है क्योंकि बहुत मॉरल्स एंड एथिक्स से ड्रिवन होता है। तो इन दोनों के बैलेंस को बनाने के लिए बीच में आती है हमारी ईगो, ठीक है, जो इसका भी ध्यान रखती है, आईडी का भी एंड सुपर ईगो का भी। अब क्योंकि लिबिडो एनर्जी हमारी आईडी से आ रही है, तो ऑफ कोर्स वो जहां जहां भी प्रेजेंट होगी, उसकी जो भी नीड होगी, इट विल क्रेव फॉर ग्रेटिफिकेशन एंड दैट टू इन द मोमेंट। ठीक, सो अब सिगमंड फ्रॉइड ने बोला कि हर एक स्टेज में ये लिबिडो एनर्जी बॉडी के किसी ना किसी पार्ट में है। अब जिस भी पार्ट में होगी उस पार्ट से रिलेटेड कुछ ना कुछ उसके नीड्स, डिजायर्स आएंगी एंड उसको चाहिएगा ग्रेटिफिकेशन। ठीक, अब वो ग्रेटिफिकेशन अगर इतना ग्रेटिफिकेशन चाहिए, अगर इससे ज्यादा मिला या कम मिला, तो चाइल्ड वहां स्टक हो जाएगा उस स्टेज पे, ठीक है। एंड वहां पे उसको हो जाएगा फिक्सेशन, उस स्टेज पे, उस स्टेज से रिलेटेड चाइल्ड के अंदर आ जाएगा फिक्सेशन। ठीक, सो अगर ये एक पर्टिकुलर लेवल है ग्रेटिफिकेशन का एट ईच स्टेज, इससे नीचे अगर, यानी कि इससे कम ग्रेटिफिकेशन मिला या इससे ज़्यादा ग्रेटिफिकेशन मिला, तो उस स्टेज पे जो है फिक्सेशन हो जाएगा। ओके, फिक्सेशन क्या होता है? फिक्सेशन होता है कि वो स्टेज किसी भी चाइल्ड की अनरिजॉल्व रह जाएगी, ठीक, एंड देन उस स्टेज से रिलेटेड कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर या कुछ साइकोपैथोलॉजिकल इशू उसकी अडल्ट लाइफ में देखने को मिल सकते हैं। ओके, सो अब फिक्सेशन का और जनरल तरीके से अगर मैं मतलब बताऊं, तो वो उस स्टेज से रिलेटेड, अगर जिस स्टेज पे का फिक्सेशन हुआ है चाइल्ड में, उस स्टेज से रिलेटेड किसी भी हैबिट को लेके या किसी भी एक्ट को लेके वो चाइल्ड अनरियलिस्टिक तरीके से उस चीज़ के पीछे पड़ सकता है एंड इसका पूरा रिफ्लेक्शन अडल्ट लाइफ में देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी हम हर स्टेज को जब अभी पढ़ेंगे तो हर स्टेज में क्या फिक्सेशन हो सकता है उस चीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे एंड कैसे हमारी सुपर ईगो उस पर चेक लगा के उस फिक्सेशन को रोकने का काम कर सकती है। ठीक, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। आई होप आपको अभी इतना क्लियर है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे इसको समअप करने के लिए हम लिख देते हैं कि एट ईच स्टेज बेसिक नीड अराइज बेसिक नीड्स आती हैं आपकी हर एक स्टेज में एंड ओवर और अंडर ग्रेटिफिकेशन ऑफ द ओवर और अंडर ग्रेटिफिकेशन मतलब फुलफिलमेंट ऑफ एनी विश, एनी नीड। ठीक है, ग्रेटिफिकेशन ऑफ द नीड्स एट एनी स्टेज leaves a strong impression on the individual, leaves a strong impression on the individual
इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, फिक्सेशन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ फिक्सेशन, या फिर आप कह सकते हैं साइकोपैथोलॉजिकल, ये साइकोपैथोलॉजी, ठीक है, फिक्सेशन और साइकोपैथोलॉजी। इन जनरल टर्म कुछ ना कुछ स्टीरियोटाइप बिहेवियर देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो आई होप आपको ये इतना क्लियर है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं फ्लूइड इस इन स्टेजेस के बारे में, कि 5 स्टेजेस होती हैं और हर स्टेज पे हमारा उसको सक्सेसफुली पास करना ज़रूरी होता है। अगर कहीं पे भी हम क्योंकि हर एक स्टेज में लिबिडो एनर्जी कहीं ना कहीं किसी न किसी बॉडी पार्ट में होती है, एंड उसकी जो भी पर्टिकुलर नीड्स होती हैं उनका ग्रेटिफिकेशन उसको चाहिए होता है। अगर तो वो ग्रेटिफिकेशन ज़रूरत से ज़्यादा या कम मिला तो वहाँ पे चाइल्ड स्टक हो जाता है उस स्टेज पे, एंड उसके परिणाम जो हैं अडल्ट लाइफ में देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ fixation, in which could be stereotypical behaviors or any psychopathological issues, ठीक है। आप इसका क्विक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं अपने रेफरेंस के रूप में, नोट्स के रूप में, एंड देन हम इन एक एक स्टेजेस को अभी स्टडी करेंगे। ओके, सो मैं थोड़ा इसको एडजस्ट कर देती हूँ स्क्रीन को। आई थिंक दिस इज़ नॉट विजिबल। ओके, सो आई होप स्क्रीनशॉट मस्ट बी डन। या आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, वॉट एवर यू फाइंड कंफर्टेबल फॉर योर सेल्फ। ओके, सो अभी आई होप आपको अंडरलाइन कंसेप्ट तो समझ आ गया है इस टॉपिक का, एंड अब हम स्टेजेस करेंगे 1 by 1, ठीक है। एंड जब भी मैं यहाँ बोर्ड पे लिखती हूँ, इन केस अगर कोई लाइन नीचे रह जाती है जो स्क्रीन पे उस टाइम पे दिखती नहीं है तो मुझे भी पता नहीं चलता। सो आप उस केस में वरी मत करना। व्हेन एवर आई टेक अ स्टेप असाइड, मैं चेक करती हूँ हमेशा उसको कि वो स्क्रीन में आ रही है कि नहीं पूरा, एंड मैं हमेशा एडजस्ट कर देती हूँ, तो उस टाइम पे आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सो नेवर वरी अबाउट दिस पार्ट कि आपकी बोर्ड पे लिखी हुई कोई लाइन मिस होगी, ठीक है। एंड बाकी यू आर मास्टर डिग्री स्टूडेंट, तो आई होप कि ये नोट्स काफ़ी हैं आपके लिए, जो यहाँ पे पॉइंटर्स की फॉर्म में मैं लिखती हूँ, या कभी कभी एक आधी लाइन कंप्लीट में कर देती हूँ। तो आप चाहें तो उसको अपने साथ के साथ कॉपी में नोट पैड में जो भी है नोट करते जाएं, या फिर आप बाद में स्क्रीनशॉट लेके उसको जैसे भी अपने हिसाब से उनको एडजस्ट करके आप स्टडी कर सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज है हमारी ओरल स्टेज, ठीक है। ओरल स्टेज जो कि सिगमंड फ्रॉइड ने बताया, इट इज फ्रॉम बर्थ टू 2 years की एज तक, ठीक है। अब इतने छोटे बच्चे को आपने अक्सर देखा भी होगा कि जो भी मिलता है वो बच्चा उसको उठा के अपने माउथ में डाल लेता है, ठीक है। उस टाइम पे बच्चे को बहुत ज़्यादा जो भी चीज़ दिखती है उसको च्यू करने का या सक करने का टेंडेंसी होती है बच्चे के अंदर, ठीक। सो अब क्या होता है कि अगर उसकी ये जो टेंडेंसी है या ये जो नीड है टू सक एंड बाइट द थिंग्स, अगर तो ये ओवर मीट हो गई या अंडर मीट हुई, तो चाइल्ड को जो है इससे रिलेटेड फिक्सेशन हो जाएगा, ओके। एंड वो फिक्सेशन बड़े होने के बाद किस रूप में नज़र आएगा? वो नज़र आएगा कि वो नेल बाइट करता है, या वो पेंसिल पेपर इनको च्यू करता रहता है, ठीक। इस टाइप की उसमें ये फिक्सेशन होने के बाद बिहेवियर नज़र आ सकता है। एंड इवन सिगमंड फ्रॉइड ने यहाँ तक कहा कि स्मोकिंग सिगरेट कुड ऑल्सो बी अ रिजल्ट ऑफ फिक्सेशन एट दिस स्टेज, ठीक है। सो इसमें हम ये मोटे मोटे पॉइंट्स लिख लेते हैं कि मेजर सोर्स ऑफ प्लेजर इज
माउथ यहाँ पे, ठीक है। एंड इन केस इन्फेंट जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू सक एंड बाइट द थिंग्स, ठीक। एंड यहाँ पे अगर आपका फिक्सेशन होता है तो क्या आएगा, मैं सिर्फ पॉइंटर्स के फॉर्म में लिख रही हूँ, आई थिंक दैट मच इज सफिशिएंट फॉर यू, आपको समझने पे ज़्यादा जोर देना चाहिए, ठीक है। नेल बाइटिंग, कंप्लीट सेंटेंस तो बन ही जाएंगे इनके। पेंसिल एंड पेपर chewing and smoking cigarettes also, ठीक है। ये हो गई आपकी फर्स्ट स्टेज। अब आई होप क्लियर है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, डिफ़िकल्ट तो खैर कोई भी नहीं है, बट कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होना ज़रूरी है कि और वो किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं। हमेशा दिमाग में उस आईडी एंड लिबिडो एनर्जी को कोरिलेट करते रहना कि ओके जैसे ये ओरल स्टेज है तो यहाँ पे लिबिडो एनर्जी कहाँ होगी, माउथ में होगी। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करते रहना एंड देन उस कंसेप्ट को जो है काफ़ी फॉर्म अपने दिमाग में रखना, क्योंकि उसके बाद जब हम साइकोएनालिटिक थ्योरीज वगैरह के बारे में पढ़ेंगे जो सिगमंड फ्रॉइड ने दी हैं, तो उसमें अगर आपके ये बेसिक क्लियर है ना तो वो बहुत इजीली आपको समझ आएगी। ओके, सो नेक्स्ट पॉइंट है, साइकोलॉजी के सब्जेक्ट में यही है कि कोरिलेट आपको, एक तो ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए स्टूडेंट्स की या साइकोलॉजिस्ट की, एंड दूसरा चीज़ों को कोरिलेट करना, ज्वाइनिंग द डॉट्स, ये सब चीज़ें अच्छे से आनी चाहिए। देन सेकंड इज एनल स्टेज। ओके, ये बताई थी फ्रॉम 2 to 3 years। अब 2 से 3 साल की एज में क्या होता है, बच्चे को दी जाती है टॉयलेट ट्रेनिंग, ठीक है। अब अगर किसी को वो टॉयलेट ट्रेनिंग अच्छी मिली है या ज़रूरत से ज़्यादा अच्छी मिली है, कोई चाइल्ड उसमें बहुत ज़्यादा ओवरली अगर कॉन्शियस तरीके से उस चीज़ को करने लग गया है, क्लीनलीनेस एंड ऑल, तो क्या होगा, फिक्सेशन। एंड अगर कोई टॉयलेट ट्रेनिंग बिल्कुल भी ढंग से नहीं की है, किसी बच्चे ने नहीं सीखी है ढंग से करना, या उसको नहीं सिखाई गई है फॉर दैट मैटर, तो क्या होगा, फिक्सेशन। मतलब एक नॉर्मल लेवल का, ऑप्टिमल लेवल का जो है उसको टॉयलेट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए, जिससे कि वो अपने लाइफ में अच्छे से क्लीनलीनेस को फॉलो कर सके। लेकिन इन केस अगर फिक्स पॉइंट लिख लेते हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग बिगिंस हेयर, और अगर फिक्सेशन हो जाता है, यानी कि अगर बहुत अच्छे से वो इस चीज़ को करता है, क्लीनिनेस को बहुत ज़्यादा महत्व दे देता है, और मतलब ओवरली महत्व, ठीक है, ऑप्टिमल लेवल का हर चीज़ अच्छी होती है, राइट। तो क्या होता है, तो जब वो अडल्टहुड में उसकी या फिर थ्रू आउट द लाइफ ये चीज़ देखने को मिलती है कि दैट पर्सन इज़ वेरी बहुत ओवर क्लीनलीनेस की हैबिट्स होती हैं उसके अंदर, एंड बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन वो आपको इंसान दिखेगा, ठीक है। एंड बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज आप कह सकते हैं, बट क्लीनलीनेस को लेके स्पेशली उसके अंदर बहुत ज़्यादा एक वो रहेगा चीज़, ठीक है। एंड रूल्स या रेगुलेशंस जो भी होंगी उनको बहुत स्ट्रिक्टली वो फॉलो करेगा। ये चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं जब बहुत ज़्यादा अगर उसको ओवर ग्रेटिफिकेशन हुआ है या टॉयलेट ट्रेनिंग ओवरली उसको मिली है तो, ठीक है। तो इसमें फिक्सेशन के रूप में हम क्या लिख सकते हैं कि ओवरली नीट एंड क्लीन, 2 पॉइंट बन जाएंगे, एक तो ओवरली नीट एंड क्लीन होगा वो बच्चा, एंड और क्या करेगा, बहुत स्ट्रिक्टली वो रूल्स नॉर्म्स इनको फॉलो करेगा, विल फॉलो रूल्स एंड नॉर्म्स वेरी स्ट्रिक्टली,
ठीक है। वहीं जो कि जिसको कि अच्छे से नहीं मिली होगी या जिसकी ये जो ग्रेटिफिकेशन है यहाँ पे लो रही होगी ज़रूरत से, उसके अंदर क्या होगा, दैट चाइल्ड विल ग्रो अप इनटू एन एडल्ट हु इज मेसी इन नेचर एंड डिसऑर्गेनाइज। ये सब चीज़ें उसको उसके अंदर देखने को मिलेंगी अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, ठीक है। तो जिसकी लो होगी उसके अंदर क्या होएगा, एडल्टहुड में आपको देखने को मिलेगा मेसी होगा वो चाइल्ड एंड डिसऑर्गेनाइज्ड होगा, ठीक है। यहाँ पे तो क्या है, फिक्सेशन ये ज्यादा हुआ है, यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन, यहाँ पे ग्रेटिफिकेशन लो हुआ है। ओके, अब एक और चीज कि ये जो इंडिविजुअल हैं जिनमें ग्रेटिफिकेशन ज़्यादा हो जाता है ड्यूरिंग दिस स्टेज, सेकेंड स्टेज, उनको हम क्या बोलते हैं, रिटेंटिव इंडिविजुअल्स, ठीक है। तो ये टर्म कहीं पे भी अगर आए तो यू शुड नो कि इसका क्या मतलब है, ठीक। एंड वहीं अगर ये वाला इंडिविजुअल है जो कि जिसको कि ग्रेटिफिकेशन लेस हुआ है, ये वाले फिक्सेशन जिसके अंदर देखने को मिलेगा, उस इंडिविजुअल को कहेंगे एक्सपल्सिव इंडिविजुअल, ठीक है। तो अगर कोई आपसे नॉर्मली भी बात करे कि दिस पर्सन इज वेरी रिटेंटिव इन नेचर या दिस पर्सन इज वेरी एक्सपल्सिव इन नेचर, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, ठीक है। तो आपके दो स्टेजेस क्लियर हो गए हैं यहाँ पे। आई होप आपको ये समझ आ गए हैं, इसमें नथिंग टू रिवाइज एज सच। ओके, सो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें एंड देन हम बाकी के 3 स्टेजेस करेंगे, ठीक है। Okay, I think it is completely visible, so you can note it down or take the screenshot. Okay, I think it might be done. अच्छा, इसमें मैंने अभी नोटिस किया है, गलती से यहाँ पे मैंने इनफैक्ट लिख दिया है, इट शुड बी इन्फेंट, ठीक है। बच्चे की बात हो रही है, इनफैक्ट पता नहीं गलती से कैसे लिख दिया, सो इट शुड बी इन्फेंट, ठीक है। इसको करेक्ट कर लो, इन्फेंट के अंदर ये टेंडेंसी होती है। ओके, सो नाउ यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। Okay, I think it might be done now. ओके, सो आई होप कि आपको ये 2 स्टेजेस क्लियर हो गई हैं। अब हम चलते हैं अपनी 3rd स्टेज की तरफ, विच इज़ फेलिक स्टेज। एंड ये कितनी एज तक बताया इन्होंने, 3 to 5 years, ठीक है। अब इसमें सिगमंड फ्रॉइड ने क्या बोला कि इस स्टेज में जो बॉयज होते हैं, ठीक, वो उनको हो जाता है इडिपल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब इडिपल कॉम्प्लेक्स क्या होता है, उनकी जो स्टडीज थी वो ऑफ कोर्स वेस्टर्न कंट्रीज में थी, ये हम सभी को पता है। ओके, सो इडिपल जो है ये वर्ड आया है फ्रॉम द नेम इडिपस। इडिपस ग्रीक माइथोलॉजी में एक कैरेक्टर था, ठीक, जिसने कि अनकॉन्शियसली ही किल्ड हिज फादर इन ऑर्डर टू बी विद हिज मदर, ठीक। सो सिगमंड फ्रॉइड ने अपनी स्टडीज में ये चीज़ें देखी एंड उन्होंने ये कंसेप्ट दिया इडिपल कॉम्प्लेक्स का कि इस एज में 3 to 5 years की एज में
जो बॉयज होते हैं उन दे गो थ्रू इडिपल कॉम्प्लेक्स, उनके अनकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है, अनकॉन्शियसली बॉयज की टेंडेंसी होती है टू गेट सेक्सुअली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स देयर मदर, एंड इन दिस प्रोसेस दे स्टार्ट हेटिंग देयर फादर। ओके, सो ये कंसेप्ट उन्होंने दिया फॉर द बॉयज ऑन द बेसिस ऑफ दिस ग्रीक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इडिपस, एंड उसको नाम दिया इडिपल कॉम्प्लेक्स का। अब इस केस में अगर फिक्सेशन होता है तो क्या होगा? इस केस में अगर फिक्सेशन हो जाता है, या पहली बात तो ये कि इस केस जनरली आपको ये अपने सराउंडिंग में देखने को नहीं मिलेगा, एंड स्पेशली इंडियन कल्चर में तो नहीं ही मिलेगा, राइट? एंड दिस कंसेप्ट ऑल्सो कम्स फ्रॉम द Greek mythology, which we don't know, like the relevance or whatever, and later on critics भी हुए थे, no doubt, चीज़ों के, बहुत सारी चीज़ों के फ्रूइड के। सो बट ये चीज़ अगर है तो फ्रूइड ने बताया कि फिर ये चीज़ रुकती कैसे है, इस पे चेक कौन करता है? तो चेक लगाता है कौन? सुपर ईगो, एज वी टोल्ड, ठीक है। एंड ये चीज़ होती भी कैसे है? अनकॉन्शियसली होती है, चाइल्ड को खुद को नहीं पता। According to this concept also, Greek mythology also, when that child Oedipus, he killed his father, that was also unconsciously he killed. उसके कोई इसमें like intentions या strategies नहीं थी कि why I want to kill, okay? So unconsciously he killed his father. So that's why this complex is present in a child, and child is also not aware of that, the boy child, okay? And उस चीज़ को कॉन्शियस लेवल तक वो चीज़ क्यों नहीं आ पाती? क्योंकि कॉन्शियस लेवल तक आने के लिए उसको सुपर ईगो जो है रिप्रेस करती है, एंड वो रिप्रेस कैसे करती है? इन द फॉर्म ऑफ रूल्स, रेगुलेशन, या फिर जो माहौल एक घर में होता है सेट, ठीक? उससे क्या होता है कि उससे जो बॉय चाइल्ड है, ही स्टार्ट आइडेंटिफाइंग हिमसेल्फ मोर विद हिज फादर, ठीक है? क्योंकि वो ये देखता है कि अच्छा वी आर फ्रॉम द सेम जेंडर एंड आई हैव टू बी लाइक माई फादर, एंड आई हैव टू बी फॉलोइंग द यू नो गुड नॉर्म्स, गुड रूल्स, एंड उस कल्चर को मेंटेन करना है कि सब अच्छा है, डिसिप्लिन है, ऑल दैट वे। तो अनकॉन्शियसली वो चीज़ वहीं घूम के रह जाती है, बट अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड वो टेंडेंसी होती है चाइल्ड में अनकॉन्शियसली, एक बॉय चाइल्ड में, ठीक है? सो वी कैन राइट डाउन द पॉइंटर हेयर कि बॉयज टेंड टू हैव sexual attachment with their mother unconsciously. Do not forget to write this word, okay? Otherwise meaning पूरा चेंज हो जाएगा लाइन का. So this is the key word here, ठीक? And इसमें अगर फिक्सेशन होता है, अब मैंने बता दिया कि चेक तो कौन करता है? सुपर ईगो. सुपर ईगो इसको कंट्रोल में रखता है, इस चीज को. ठीक है, सुपर ईगो डज नॉट लेट इट कम टू द कॉन्शियस माइंड ऑफ द चाइल्ड. आई होप आपको वो मेंटल स्ट्रक्चर एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस क्लियर है. अगर क्लियर है तो आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी. अभी यहाँ पे सुपर ईगो जो है, डोंट लेट इट कम टू कॉन्शियस माइंड. ठीक है, तो एक तरीके से अननोइंग ही रहता है चाइल्ड इस बात से. ठीक, एंड ये सुपर ईगो पूरी डिपेंड करती है आपके घर में माहौल कैसा है, आपका कल्चर कैसा है उस टाइम पे, है ना, स्ट्रिक्टनेस कितनी है पेरेंट्स की तरफ से, किस टाइप के रूल्स एंड रेगुलेशंस घर में चल रहे हैं, ऑन ऑल दोज काइंड ऑफ थिंग्स. तो ये रिप्रेस हो जाती है वहाँ पे. एंड इन दिस थिंग, एंड ऑल्सो इसमें एक और चीज़ आएगी कि फील जेलस टूवर्ड्स देयर, फील जेलस टूवर्ड्स फादर. ठीक है,
ये चीज़ अनकॉन्शियसली चाइल्ड में होती है। अब इसमें फिक्सेशन होगा तो क्या होगा, अगर यहाँ पे सुपर ईगो का चेक उसे नहीं मिलता है, ठीक है, या फिर जितना चाहिए उस तरीके से नहीं मिलता है, ठीक, तो फिक्सेशन यहाँ हो जाता है इस स्टेज में उस चाइल्ड के अंदर। एंड दैट फिक्सेशन जो बड़े होने के बाद अडल्ट लाइफ में किस तरीके से दिखता है, वो दिखता है इन द फॉर्म ऑफ वेरी ऐसे बिहेवियर में जिसमें कि दैट पर्सन यू फाइंड हिम ओवरटली वेन, ठीक है, ओवरटली वेन, यानी कि फिजूल का दिखावा, बहुत ज़्यादा घमंड, हर चीज़ में ऐसे दिखाना कि मैं बहुत कुछ हूँ, जैसे कि, है ना, उस टाइप का। या फिर आप कह सकते हैं एग्जिबिशनिस्ट बिहेवियर, ठीक है। सेम ही मतलब हो गया दोनों का, कि मतलब बहुत ज़्यादा ओवरली दिखावा करना, एग्जिबिशनिस्टिक बिहेवियर। ओके, सो अब ये तो हो गया बॉय की बात, ठीक है। अब इसी के साथ इससे मिलता जुलता एक कंसेप्ट दिया था कार्ल युंग ने, वो दिया था उन्होंने गर्ल्स के केस में, एंड इसको नाम दिया था इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स, एंड इट वाज गिवन बाय कार्ल युंग, नॉट बाय सिगमंड फ्रॉइड। ये दिया था आपके सिगमंड फ्रॉइड ने, इसके बारे में बात की थी, ठीक है। हालांकि कार्ल युंग ने सिमिलर कंसेप्ट दिया था ऑलमोस्ट फॉर गर्ल्स, यहाँ पे हम लिख सकते हैं ये बॉयज़ के लिए था एंड ये गर्ल्स के लिए था, गर्ल्स के केस में, जिसमें कि इलेक्ट्रा एक लड़की का नाम है, ओके, जैसे इसमें एडिपस एक लड़के का नाम था। लेकिन इस इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स को सिगमंड फ्रॉइड ने एज इट इज एक्सेप्ट नहीं किया था, ठीक है। उन्होंने बोला कि दिस कंसेप्ट इज नॉट एज इट इज एज इडिपस कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ये बिल्कुल उसकी कॉपी नहीं है इन गर्ल्स, जो बॉयज़ में इसका कंसेप्ट है, इट इज़ नॉट द सेम कॉपी इन गर्ल्स। हाँ, थोड़ा बहुत यू कैन से कि गर्ल्स टेंड टू रिलेट मोर अफेक्शनेट टुवर्ड्स फादर एंड अगेन सम tendency of not going towards mother, this kind of thing, but not it is as same as the boys, ठीक है। सो इसमें इतना बहुत है अभी फिलहाल के लिए आपको समझने का कि सिगमंड फ्रॉइड का इस पे क्या विचार था, ठीक, एंड बट ये दिया था कार्ल युंग ने कंसेप्ट इलेक्ट्रा कॉम्प्लेक्स का। ओके, सो आप ले लें इसका स्क्रीनशॉट, देन हमारे लास्ट के 2 स्टेजेस बचते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि ये कंसेप्ट किस चीज़ पे आधारित था एंड वो क्या कहना चाहते हैं इस चीज़ से, ठीक है। ओके, आई थिंक ये विजिबल भी पूरा है, सो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने। सो लेट मी क्लियर इट नाउ। ओके, सो अब आता है हमारा 4th स्टेज, विच इज लेटेंसी स्टेज। ओके, एंड ये लेटेंसी स्टेज कितने साल तक बताई थी, 5 to 12 years ऑफ द एज, ठीक है। अब लेटेंसी का मतलब क्या होता है, एनीथिंग विच इज इनएक्टिव, ठीक। तो यहाँ पे इनएक्टिव क्या होगा, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, लिबिडो की, ठीक है। तो लिबिडो विल बी डॉर्मेंट और इनएक्टिव इन दिस पर्टिकुलर स्टेज, या 5 से 12 साल की एज में जो लिबिडो है इट इज डॉर्मेंट, ठीक है। उसकी कोई इसमें
वो नहीं होती है, किसी बॉडी पार्ट में इसका कोई ग्रेटिफिकेशन की इसको ज़रूरत नहीं होती है। इस टाइम पे ये बिल्कुल डॉर्मेंट स्टेट में होती है। तो डॉर्मेंट स्टेट में होती है तो इस टाइम पे क्या होता है, जो चाइल्ड है, आप देखो 5 से 12 साल की उम्र में मेनली स्कूल में होते हैं, स्टडीज़ कर रहे होते हैं, गेम्स में होते हैं, अपनी हॉबीज़ डिस्कवर कर रहे होते हैं, फ्रेंड्स बना रहे होते हैं, मतलब पूरा एक उनका सोशल से लेके उनका एकेडमिक्स एनवायरनमेंट ये सब पूरा अच्छे से ग्रो होता है। अपनी नई नई हॉबीज़ डिस्कवर करते हैं, पैशंस डिस्कवर करते हैं एंड उस चीज़ में लग जाते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होता है कि चाइल्ड इज़ एंगेज्ड इन social, academic and professional skills in this stage. Child is engaged in social, academic and professional skills. ठीक है, एंड डेवलप हॉबीज़ या फिर प्रोफेशनल स्किल्स हॉबीज़ इसके साथ ही लिख सकते हैं हम। अब आपने देखा होगा ज़्यादातर जो इस एज के बच्चे होते हैं 5 से 12 साल की उम्र में, जो इस एज में अपना कुछ पैशन, कुछ हॉबी डिस्कवर कर लेते हैं, कुछ अच्छा इंटरेस्ट डिस्कवर कर लेते हैं एंड उस पर जब पूरी फोकस करते हैं तो दैट इज़ अ वेरी गोल्डन पीरियड फॉर एनी चाइल्ड। ठीक है, वहाँ पे इस एज में अगर किसी को अपने इंटरेस्ट और अपने एप्टीट्यूड एटीट्यूड के बारे में पता चल जाता है कि मैं किस चीज़ में बहुत अच्छा हूँ या मेरा इंटरेस्ट भी है और मुझे सोर्सेज भी मिल रहे हैं, तो यहाँ से जो है बहुत अच्छे उसके उस चीज़ से रिलेटेड करियर की एक बहुत अच्छी शुरुआत हो सकती है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल एंड यू कैन से गोल्डन पीरियड, क्योंकि यहाँ पे जो है कंसंट्रेशन करने का मौका चाइल्ड को भरपूर मिलता है। ठीक है, तो दिस इज़ बेसिकली अ वेरी आई वुड से गोल्डन पीरियड फॉर एनी चाइल्ड। एंड अगेन इसमें अगर कोई फिक्सेशन होगी तो क्या होगा, फिक्सेशन इसमें अगर सपोज करो कि सोशल से रिलेटेड अगर फिक्सेशन हुई तो या तो वो बहुत ज़्यादा ओवरली सोशल हो जाएगा कि हमेशा ही उसको पार्टीज़ एंड ऑल एंड फ्रेंड्स में ही रहना पसंद है, हाँ इंडिविजुअल लाइफ से वो थोड़ा कतराएगा। या फिर अगर बिल्कुल लेस हुई तो मतलब कि उसमें एंटी सोशल बिहेवियर आपको बड़े होने के बाद देखने को मिल सकते हैं कि जैसे किसी भी ग्रुप का कभी भी पार्ट ना बनना, ऑल दोज थिंग्स। एकेडमिक में हुई तो बहुत ज़्यादा मतलब कोई बच्चा हमेशा ही किताबों में रहना, नर्ड टाइप से ऐसे हो सकता है। ठीक है, सिमिलरली आप कम या ज़्यादा इसमें होगा। ठीक, सो इस तरीके के जो है इसमें फिक्सेशन आ सकते हैं। इसमें कुछ एज सच वर्ड उतना नहीं रहेगा, बट आप इसमें लिख लेना कि एंटी सोशल बिहेवियर लिख सकते हैं या फिर ओवरटली सोशलाइजिंग का एग्जाम्पल इसमें दे सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है हमारा जेनिटल स्टेज, 5th वन, विच इज़ फिर ये 12 साल के बाद शुरू हो जाती है एंड फिर कंटिन्यू ही रहती है। ठीक है, 12 years ऑनवर्ड्स। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, इसमें ये जो आपकी लिबिडो एनर्जी यहाँ पे डॉर्मेंट थी ये रीअपियर हो जाती है। ठीक है, री इमर्ज हो जाती है, री इमर्जेस। ओके, सो अब फिर से इसको जो है ग्रेटिफिकेशन की आवश्यकता होगी। अब इसमें क्या होता है, इसमें अब जो हमने आपने 3rd स्टेज फैलिक स्टेज में पढ़ा कि जैसे बॉयज़ या गर्ल्स के अंदर वो अनकॉन्शियसली एक अटैचमेंट का, एक अट्रैक्शन का चीज़ होता है, वो इस स्टेज में कॉन्शियसली आता है, लेकिन नॉट टूवर्ड्स द फैमिली मेम्बर्स, टूवर्ड्स द आउटसाइड पीपल। ठीक है, सो इसमें लिबिडो अब जो है आपकी रीइमर्ज होती है एंड कॉन्शियसली रीइमर्ज होती है, ना कि अनकॉन्शियसली कि चाइल्ड को पता ही ना चले कि क्या हो रहा है उसकी लाइफ में। ठीक, सो इट इज़ लाइक इंटरेस्ट एंड टेंडेंसी टू इम्प्रेस अदर जेंडर पर्सन। इस यहाँ पे इस स्टेज में क्या करता है बच्चा, he or she has interest
and tendency to impress opposite gender person through what? अब क्या क्या इसमें लोग तरीके अपनाते हैं, थ्रू कॉन्वर्सेशन, थ्रू ड्रेस, थ्रू लुक्स, राइट, थ्रू लुक्स, ड्रेसिंग, ये अपनी बातों से कॉन्वर्सेशन, ओके, एंड हेयर दे डू इट ऑल कॉन्शियसली. अब it is the same feeling which we studied in third stage, but there it was unconscious and here it is consciously. ठीक है. अब इसमें और क्या होता है कि अब यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो जाता है तो क्या होगा. यहाँ पे अगर फिक्सेशन हो गया, मतलब कि ये सब चीज़ें बच्चा करता है एंड इन अ मॉडरेट लेवल, दीज आर फाइन और गुड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ हेल्दी पर्सन एज पर सिगमंड फ्रूइड. बट इन केस अगर यहाँ पे जो ग्रेटिफिकेशन चाहिए उसको, वो ग्रेटिफिकेशन अगर ओवर या लेस मिलता है, देन व्हाट हैपन्स इज दैट पर्सन कैन means in adult stage, that person can be found in doing some of the abnormal acts or may become very frigidity उसके अंदर आ सकती है या impotency भी आ सकती है. So these kind of things could be found as a fixation in that person in adult life. ठीक है. So हम यहाँ पे लिख सकते हैं abnormal acts, basically abnormal sexual acts and frigidity देखने को मिल सकती है. impotency भी देखने को मिल सकती है इन द एडल्ट लाइफ. सो ये आपकी फिक्सेशन इस स्टेज में अगर हुई तो ये सब होगा. ठीक है. अब अगेन उनकी इतनी सारी फ्लूइड की बातें थी कि जिसमें कि बहुत सारी चीज़ों को या तो उन्होंने कंसिडर नहीं किया, या सिर्फ एक ही पर्टिकुलर ग्रुप को कंसिडर करके बैठ गए, या एक पर्टिकुलर कल्चर को कंसिडर उन्होंने कर लिया, उन्होंने अपनी जो है कंसेप्ट्स दिए. अभी इस वाली स्टेज में भी उनके बहुत सारे क्रिटिक्स जो है क्रिटिसिज्म हुआ, क्योंकि इन्होंने हमें इसमें हमेशा बात की ऑपोजिट जेंडर्स की, यानी कि सिर्फ टू मेल फीमेल जेंडर की बात की. अब बहुत सारे साइंटिस्ट ने, साइकोलॉजिस्ट ने उनको क्रिटिसाइज़ किया इस स्टेज के लिए पर्टिकुलरली कि यहाँ पे होमोसेक्सुअल जो पर्सन्स होते हैं उनके बारे में इन्होंने कोई बात नहीं की, उनको बिल्कुल कंसिडर ही नहीं किया. ठीक. सो इस तरीके से उनकी जो भी कंसेप्ट आए, जो भी थ्योरीज आई, उस पर क्रिटिसिज्म तो हुए हैं बहुत, नो डाउट, बट स्टिल ही इज़ अ बिग नेम इन साइकोलॉजी एंड हम साइकोलॉजी की स्टडी नहीं कर सकते विदाउट स्टडिंग सिगमंड फ्रूइड. ठीक. सो उनके क्रिटिसिज्म थोड़े बहुत हैं आपकी बुक में, ज़्यादा डिटेल में नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे उनको थोड़े बहुत को भी कवर करने की अच्छे से. ठीक है. सो ये टॉपिक आज का यहाँ ख़त्म होता है. आई होप कि ये समझ आया है आपको. इसमें हमने अपनी 5 स्टेजेस की हैं साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट की, जो सिगमंड फ्रूइड ने दी थी, जिसके अकॉर्डिंग कि हमारी जो आईडी में लिबिडो एनर्जी होती है, आईडी की जो लिबिडो एनर्जी होती है वो हर 5 स्टेजेस में किसी ना किसी बॉडी के पार्ट में होती है. एंड वो कौन से स्टेज में कब कैसे होती है वो हमने 5 स्टेजेस में पढ़ा. एंड वहाँ पे अगर वो अच्छे से पास नहीं होती हैं, अच्छे से ग्रेटिफिकेशन उनकी नहीं मिलती है चाइल्ड को, या तो ओवर या फिर लेस ग्रेटिफिकेशन मिलती है, तो वो चाइल्ड वहाँ पे उस पर्टिकुलर स्टेज को लेके स्टक हो जाता है, उस स्टेज का फिक्सेशन हो जाता है चाइल्ड में. एंड इन अडल्ट लाइफ उससे रिलेटेड, उस स्टेज से रिलेटेड फिक्सेशन उसकी अडल्ट लाइफ में देखने को मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टीरियोटिपिकल बिहेवियर्स या फिर साइकोपैथोलॉजिकल इश्यूज. ठीक है. सो अब इसके बाद का हमारा ये यहाँ कंप्लीट होता है टॉपिक. एंड हमने हर स्टेज कवर कर ली कि हर स्टेज में क्या क्या, कौन सी एज का होता है, कितने से कितने साल का बच्चा होता है, उस स्टेज में उसकी क्या नीड्स, क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं. एंड अगर फिक्सेशन हो जाता है तो फिर एडल्ट लाइफ में उसका क्या प्रभाव देखने को
मिल सकता है अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड। ठीक है, एंड ये हमेशा याद रखना कि किसी भी स्टेज में अगर फिक्सेशन को रोकना है तो उसका उपाय है सुपर ईगो की तरफ से कोई चेक। ठीक है, यानी कि आप क्या रूल्स, क्योंकि नॉर्म्स क्या हैं, कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है आपके घर का, दैट थिंग विल लीड टू, या पेरेंटिंग कैसी है, या उसको जो सोशल लाइफ एंड ऑल दैट थिंग मिल रहा है, जो भी एनवायरनमेंट मिल रहा है वो कैसा है। ठीक, अब नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे सिगमंड फ्रॉइड ने एंग्जाइटीज़ के बारे में क्या कहा। उन्होंने बेसिकली 3 एंग्जाइटीज़ के बारे में डिस्कस किया था, एंड डिफेंस मैकेनिज्म क्या होते हैं हमारी बॉडी में उन एंग्जाइटीज़ को लेके, उस चीज़ के बारे में बात की थी, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो आई होप आपको ये समझ आया टॉपिक अच्छे से, एंड आपका कंसेप्ट क्लियर हुआ है। इफ़ यस, please like the video, share it with your friends, and subscribe to the channel if you are new here. I see you in the next class with next topic. Till then, take care. Bye bye.